Hello classmates, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 6 विच इज एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है जी। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था बच्चे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुनना है, समझना है, लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है। अब तक मैं इस बुक से फर्स्ट 5 चैप्टर्स को कम्प्लीटली अपलोड कर चुकी हूँ उनके एक्सप्लेनेशन और उनकी एक्सरसाइज के साथ। बहुत जल्दी बच्चे आपको इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल होने वाला है, तो आपको कहीं और क्यों जाना जब आपको एक ही चैनल पे सारा कुछ मिल रहा है, तो है ना। चलिए स्टार्ट कर लें इस चैप्टर का एक्सरसाइज। अच्छा बच्चे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट से समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि हमें इस चैप्टर में कोई डाउट होगा एक्सरसाइज करने में तो वो सारा फ्रेशन अप हो जाएगा। हमें सारा चैप्टर कंप्लीटली फ्रेशन अप हो जाना है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, मतलब एक शॉर्ट सा समराइजेशन करेंगे। तो किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्ध की झोपड़ी थी। ठीक है। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा ने बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। जब उसने अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस भी कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस चौपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है, अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, है ना। वृद्ध झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाती उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू की भैया धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी एक टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर उसे बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी को उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती
और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म पर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। फिर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप करके उन्हें वृद्धा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी उन्हें वापस दे दी। ठीक है, ये है हमारा शॉर्ट सा समराइजेशन कि भैया एक जमींदार हुआ करते थे। उनका महल था। उनके महल के पास में ना एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक वृद्धा रहती थी, जिनके पति गुजर चुके थे, उनके बेटे गुजर चुके थे, उनकी अब बहू भी गुजर चुकी थी। उनके पास बस कौन था उस झोपड़ी में? उनकी 5 साल की पोती उसके साथ रहती थी। इतनी दुखी रहती थी वो कि उसको जब भी ये सारी बातें याद आती कि सब उसे छोड़ के चले गए, तो वो फूट-फूट के रोती, है ना? जब उसे ये बात पता चली कि हमारी झोपड़ी खाली करा देना चाहते हैं ये जो जमींदार हैं, तब तो उसका और भी बुरा हाल हो गया। वह मरने जैसी हो गई, है ना? अब श्रीमान ने उसको बहुत समझाया कि झोपड़ी हमें दे दो। वह नहीं दी क्योंकि भैया उसकी तो जान बसी थी इस झोपड़ी में, उसने इस झोपड़ी को उसको नहीं दिया। फिर क्या हुआ? जमींदार साहब जो थे अपनी हट पर आ गए और उन्होंने वकीलों को थोड़ी रिश्वत वगैरह दे दा के झोपड़ी खाली करा ली। निकलना पड़ा उन वृद्धा को वहां से। अब एक दिन क्या हुआ, जब श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे ना, तो लोगों को काम बता रहे थे कि इसको यहाँ से ऐसे हटाओ, ओवरऑल उसको हटाने करने के लिए, है ना? तो वहीं पे जो वृद्धा थी एक अपनी टोकरी लेके पहुंची। श्रीमान ने उनको देखते ही नौकरों से कहा, हटाओ इसे, फिर आ गई है, फिर कोई सीन क्रिएट करेगी, है ना? तो वृद्धा ने कहा, नहीं महाराज, मैं यहाँ कोई तमाशा करने या झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ, ये तो अब तुम्हारी हो गई है। बस अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस झोपड़ी में से एक मिट्टी टोकरी भर के ले आई मीन एक टोकरी मिट्टी भर के ले जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, व्हाट अ बिग डील, ले जाओ। अगर मैं यहाँ से मिट्टी ले जाऊंगी ना, मेरी पोती खाना नहीं खा रही है, वो बोल रही है अपने घर चल, वहीं खाना खाऊंगी। तो अगर मैं इस मिट्टी का चूल्हे बनाकर रोटी बनाऊंगी तो मुझे यकीन है शायद वो खाना खा लेगी। वृद्धा झोपड़ी के अंदर गई, वहां पे उसको सारी पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे यहाँ रहती थी, कैसे सब लोग यहाँ रहते थे, बड़ा बहुत जैसे तैसे फिर उसने खुद को संभाला, मिट्टी बाहर ले आई। बाहर लाके महाराज को बोली, मतलब जमींदार को बोली, जमींदार साहब एक कप और कर दो कि इस मिट्टी को जरा हाथ लगा के इस टोकरी को मेरे ना सर पर रखवा दो, मैं उठा के ले जाऊंगी। पहले तो बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन जब वो बहुत हाथ पैर जोड़ने लगी, पैरों गिरने लगी, तो ठीक है, उनको दया आ गई जमींदार साहब को, उन्होंने उस मिट्टी को उठवाकर रखवाना चाहा। जब भैया जैसे ही उस मिट्टी की टोकरी को हाथ लगाया, उठने का नाम ही नहीं ले रही वो, है ना? पूरी कोशिश करी पूरी, लेकिन वो जो टोकरी थी वो नहीं उठ रही थी उनसे। लास्ट में फाइनली बोला उन्होंने, ये नहीं उठ रही है हमसे। यह सुनकर वृद्ध ने बोला, कोई बात नहीं, नहीं उठ रही है ना, ठीक है, पर एक बात कहूँ आपसे, आपसे तो इस झोपड़ी की मिट्टी नहीं उठाई जा रही, एक टोकरी भर की मिट्टी। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? जरा आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब को ये जैसे ही शब्द सुने ना, उनकी आंखें खुल गईं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती का एहसास करके उन्होंने उस वृद्धा से क्षमा मांगी और उनकी झोंपड़ी उनको वापस दे दी। ठीक है, समझ आया? ये था बच्चे हमारा इस चैप्टर का शॉर्ट सा समराइजेशन कंप्लीट। चलिए एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। बच्चे एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव पाठ से। आइए हम सब इस पाठ पर विस्तार से चर्चा करें। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। हमें बच्चे क्या करना है, आगे देखना है। पाठ से के अंदर जो सबसे पहले है मेरी समझ से, जिसके अंदर क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। देखो क्या करना है आपको बच्चे, यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसरों पे स्टार बनाना है। ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन के, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उस पे स्टार बना देना है। अच्छा, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, तो बच्चे आप एक से ज्यादा स्टार भी बना सकते हो। ठीक है,
चलो, जैसे फर्स्ट है हमारे पास, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? भैया जमींदार क्यों चाहते थे कि झोपड़ी हटे? झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, मतलब बेकार हो गई थी। झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, मतलब वहां से अगर गुजरता था तो उसको रास्ते में वो बाधा बनती थी। ऐसा भी नहीं है। वह अहाते का विस्तार करना चाह रहा था, मतलब वह अपने महल को और बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसको झोपड़ी हटाना चाहिए, मतलब चाह रहा था। बिल्कुल करेक्ट। वह अपने अहाते का विस्तार करना चाहता था, मतलब वह अपने महल के आसपास की जगह को बढ़ाना चाह रहा था, इस करके उसको चाहिए था कि झोपड़ी हट जाए यहाँ से। ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, हो सकता है ना और भी मोर देन वन करेक्ट हो तो। वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था? ये तो बिल्कुल भी नहीं, उस बेचारी से किसका झगड़ा होगा? तो वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, है ना। जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? क्योंकि वह अहाते का विस्तार करना चाहता था। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है बच्चे। कहाँ गया? वृद्धा की पोती का व्यवहार किस बात को दर्शाता है? वृद्धा की, अरे कहाँ गया? वृद्धा की पोती का, नहीं, सॉरी सॉरी, इससे पहले सेकंड है हमारे पास। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? मतलब वृद्धा ने उन जमींदार को बोला था कि हमें मिट्टी ले जाने दो। कैसे परमिशन मांगी होगी? क्रोध और झगड़ा करके, गुस्से में और झगड़ा करके? ऐसे कौन परमिशन मांगता है? ये नहीं है करेक्ट। अदालत से अनुमति लेके? ऐसा भी नहीं, उसके पास इतने पैसे होते तो झोपड़ी नहीं जाती, उसकी झोपड़ी में भी क्यों रहती? तो ये भी करेक्ट नहीं है। विनती और विनम्रता से, मतलब विनती और नम्रता से, हाँ जी, उसने रिक्वेस्ट करी थी और थोड़ा सा पोलाइट होकर उसने अनुमति मांगी थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चुपचाप उठाकर ले गई? बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप उठाकर नहीं लेके गई थी, उसने रिक्वेस्ट करी थी विनती और विनम्रता से, नम्रता से, है ना। तो वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? विनती और नम्रता से। करेक्ट। चलिए, थर्ड है, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? मतलब कैसे, मतलब क्या पता चल रहा है वृद्धा की पोती के व्यवहार से? जब मतलब जिद कर रही थी कि मैं अपने घर जाके ही खाना खाऊंगी, वो खाना नहीं खा रही थी, तो क्या दिखा रहा है ये व्यवहार उसका? उसके अंदर दया थी? उसकी जो वृद्धा की पोती का व्यवहार है वो दया को दिखाता है क्या? किस बात की दया? वो तो छोटी बच्ची है। लगाव, हाँ जी, लगाव को तो दिखा ही रहा है कि वो अपने घर से उसको कितना लगाव था, अपनी झोपड़ी से उसको कितना लगाव था, है ना। तो लगाव को तो यहाँ दिखा ही रहा है। और देख लेते हैं, गुस्सा? नहीं, गुस्सा तो कतई भी नहीं उसका, ऐसा कुछ गुस्से जैसा स्टेटमेंट भी मेंशन नहीं किया गया, तो गुस्सा नहीं है। नेक्स्ट है डर? नहीं, काय बात का डर? उसकी दादी है ना उसके साथ, तो ये भी नहीं है। लगाव इसका ऑप्शन करेक्ट है। वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? लगाव को, है ना। किससे लगाव था? अपनी झोपड़ी से, उसी को अपना घर मानती थी, तो उसी से लगाव था, है ना। फोर्थ है, कहानी का अंत कैसा था? मतलब कहानी लास्ट में कैसे खत्म हुई? हैप्पी एंडिंग हुई थी ना, तो उसकी झोपड़ी उसको वापस मिल गई थी। तो दुखद था, दुख भरा था? नहीं। सुखद था? हाँ जी, सुखद था। नेक्स्ट है, प्रेरणादायक था? बिल्कुल प्रेरणा देने वाला भी था, है ना। प्रेरणा मिलती है ना कि हमें मतलब किसी का हक नहीं लेना चाहिए, किसी की चीज पे अपना कब्जा नहीं करना चाहिए। सकारात्मक था, पॉजिटिव था? बिल्कुल पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव एंडिंग हुई ना इसकी। तो दुखद नहीं था, बाकी सुखद था, प्रेरणादायक था और सकारात्मक था। तो कहानी का अंत कैसा था? सुखद, प्रेरणादायक और सकारात्मक। क्लियर? चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अच्छा बच्चे, हो सकता है कि आपके फ्रेंड के आंसर आपसे कुछ अलग हो, है ना। तो आपको उनके साथ डिस्कस करना है, पूछना है कि अगर आपके आंसर उनसे मैच नहीं हो रहे
उनके आपसे आंसर डिफर है तो उनका क्या ओपिनियन है, किस वजह से उन्होंने अलग उत्तर चुने हैं। तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, कर लेंगे। चलिए मूव करेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज मिलकर करें मिलान। इसके अंदर है बच्चे क वाला, पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे वाक्य दिए हैं, राइट हैंड साइड में आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक वाक्य के दो निष्कर्ष हैं, जौन सा भी निष्कर्ष ठीक हो उस पे आपको मार्क करना है, टिक लगाना है। ठीक है, चलो मतलब मिलाना है। फर्स्ट है, अब यही उसकी पोती श्रद्धा काल में एकमात्र आधार थी। मतलब उस श्रद्धा की पोती अब उसका एकमात्र सहारा थी उसके बुढ़ापे का, है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या है, वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। हाँ जी, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में वृद्धा ही, वो जो बूढ़ी औरत का सहारा बस उसकी पोती ही थी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड भी देख लेते हैं, वृद्धावस्था में पोती का सहारा वृद्धा थी, तो उस बेटी का सहारा वो बूढ़ी औरत थी नहीं, उस बूढ़ी औरत बस अब वो अपनी पोती के सहारे जीवित थी, है ना। तो अब यही उसकी पोती वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। करेक्ट, एनी डाउट नहीं है। चलिए सेकंड देख लिया जाए। सो द सेकंड वी हैव, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा लिया। किसने, जमींदार ने। और मतलब वो जो वकील थे, जो मतलब बाल की खाल तक निकाल लेते थे, मतलब बहुत माइनर तरीके से हर चीज को मतलब जिता देते थे ओवरऑल, मतलब एक्सपर्ट वकीलों से मिलकर उनको थोड़ा रिश्वत वगैरह दे ताकि उसने, जमींदार ने वृद्धा की उसकी झोपड़ी उस पर कब्जा कर लिया, हत्या ली, है ना। तो देखेंगे इसके ऑप्शंस, जमींदार ने वकीलों से सलाह लेकर झोपड़ी पर न्यायपूर्वक कब्जा किया था, सही तरीके से कब्जा किया था क्या, नहीं रिश्वत वगैरह दी थी ना। तो सेकंड ऑप्शन है, जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा किया था। बिल्कुल, तो बच्चे जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा किया था। करेक्ट। चलिए तो बच्चे ये हो गया। थर्ड देखेंगे, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। तो बच्चे इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, वृद्धा ने जमींदार को कमजोर साबित करने के लिए टोकरी उठाने के लिए कहा, नहीं उसको एहसास कराना चाहती थी कि तुमने जो किया है ना गलत किया है। तो वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक मानकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। बिल्कुल, उसके अन्याय का उसको एहसास कराया कि तुमने हमारे साथ गलत किया है ना। कमजोर वमजोर नहीं ठहराना चाहती थी भैया, वो उसको कमजोर साबित करके क्या कर लेगी, है ना। उसको बस अपनी झोपड़ी से प्यार था, उसको भी फालतू बातों में ध्यान भी नहीं था उसका। तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। इसका मतलब है वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक मानकर जमींदार को अपने अन्याय का अनुभव कराया। ठीक है, चलिए फोर्थ देखेंगे, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, है ना। मतलब धन के अहंकार में आकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो इसका बच्चे क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता मतलब इंसानियता और करुणा से दूर कर दिया था। बिल्कुल, वो अपने धन में इतने मग्न हो गए थे कि उनको ये भी नहीं पता था वो कर क्या रहे हैं, है ना। सेकंड है, संपत्ति के घमंड को भूलकर जमींदार अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली कर क्या रहे थे, धन के उसमें क्या बोलते हैं, धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। ठीक, आया समझ।
5th में मूव किया जाए तो कृतकर्म का पश्चाताप कर। कृतकर्म मतलब जो काम अब उन्होंने कर दिया उसका पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। इसका मतलब क्या है? वृद्धा ने अपने व्यवहार पर पश्चाताप करके जमींदार से क्षमा मांगी। क्यों भाई, वृद्धा ने ऐसा क्या कर दिया था? लेकिन गलती तो जमींदार की थी, है ना। एंड नेक्स्ट वी हैव अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। बिल्कुल, जमींदार ने मांगी थी, उसी ने गड़बड़ करी थी, उसी ने क्षमा मांगी, है ना। तो प्रतिकर्म का पश्चाताप करके उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। किसने? जमींदार ने, है ना। तो अपने द्वारा अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। ठीक है, चलिए 6th पे आ जाते हैं बच्चे। सो द 6th वी हैव, कहाँ गया? हाँ जी, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? किसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? गलती का, जो गलती आपने की है उस गलती का भार आप जिंदगी भर कैसे उठा पाएंगे? वृद्धा ने जमींदार से कहा था। तो ऑप्शन देखेंगे। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। हाँ जी, एक थोड़ा सा प्रतीक बनाकर उस टोकरी को कहा था कि गलती का भार उठाना आसान बात नहीं है, आपने जो गलत किया उसका भार नहीं उठाया जाएगा आपसे। ये तो ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, हो सकता है वो करेक्ट हो। वृद्धा ने जमींदार की उम्र और शक्ति पर व्यंग करते हुए यह बात की। जी नहीं, उसको उम्र, उसकी शक्ति, उसकी कैपेबिलिटी से कोई मतलब नहीं था। उसके साथ गलत हुआ, बस वो उस चीज का एहसास कराना चाहती थी। तो उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए 7th पे आ जाए। कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सर पर धर लूं। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है कहाँ गया? वृद्धा ने चतुराई से जमींदार को शर्मिंदा करने की योजना बनाई। बिल्कुल भी नहीं। क्या चतुराई करेगी बेचारी दुख की मारी? या फिर वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। हाँ जी, वो बस उससे सहायता मांग रही थी और सहायता के थ्रू वो क्या करती? वो उसको उसके अन्याय का एहसास कराती। दैट सिंपल इज दैट, है ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया, है ना। कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उसे अपने सर पर धर लूं। तो वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। ठीक है, चलो 8th पे मूव करेंगे। उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई। कब? जब वो मिट्टी लेने के लिए वापस से उस झोपड़ी के अंदर आई थी, तब उसको अपनी सारी बातें याद आने लगी, सारी पुरानी बातों का स्मरण होने लगा और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, है ना। ऑप्शन में देखेंगे। झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। बिल्कुल, यही ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड भी देख लेते हैं। झोपड़ी में जाकर वृद्धा डर गई कि जमींदार उसे फिर से बाहर निकाल देगा और रोने लगी। पहले से ही बेचारी निकलाई थी, क्या बाहर निकालेगा? तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फर्स्ट है। झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई, है ना। तो उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। करेक्ट है बच्चे। ये सारे थे हमारे, मिलकर करें मिलान। वंस इसको इनको एक बार रीरीड कर लें, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। देखो, फर्स्ट है, अब यही उसकी पोती के इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। सेकंड है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया।
तो जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। थर्ड है, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है कि वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया। नेक्स्ट है फोर्थ, जमींदार साहब धन मद से गर्वित तो अपना कर्तव्य भूल गए थे। इसका ऑप्शन करेक्ट है। धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। फिफ्थ है, कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है जी। अपने द्वारा किए गए अन्याय पर पछताकर जमींदार ने क्षमा मांगी। सिक्स्थ है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। इसका ऑप्शन करेक्ट है। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे। नेक्स्ट है, कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है कि वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया। एंड एट्थ लास्ट है हमारे पास, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसे उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बच्चे कि झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई थी। करेक्ट, समझ आ गए। चलिए समझ आ गए तो मूव करेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इसका ख वाला क्वेश्चन जो कि है, कहाँ गया, अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन कौन से निष्कर्ष का चुनाव किया है और क्यों। देखो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि आपने कौन से आंसर चुने, आपके फ्रेंड ने कौन से आंसर चुने। इसका कोई गलत तो कोई सही हो, अपने फ्रेंड के साथ ओवरऑल डिस्कस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंक्तियों पर चर्चा। इसमें देखेंगे पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जिसके अंदर क है मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं, बुक से उठाकर सीधी सीधी आपको पंक्तियाँ दे दी गई हैं। आपको बच्चे इन पंक्तियों का क्या मतलब समझ में आ रहा है वो देखना है और उसको यहाँ नोट डाउन करना है। जैसे आपसे टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, है ना। मतलब वृद्धा ने जब कहा था, जब वो उससे वो मिट्टी की टोकरी नहीं उठाई जा रही थी जमींदार से, तो वृद्धा ने क्या बोला, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, है ना। तो ओवरऑल ये लाइन जमींदार को क्यों बोली गई वृद्धा के द्वारा, उसको एहसास कराना चाहती थी, उसको समझाना चाहती थी कि उसने गलत किया एक बूढ़ी औरत के साथ, है ना। तो हो सकता है मतलब यहाँ मेरा आंसर है जो मुझे लगता है, वृद्धा ने यह पंक्ति जमींदार को समझाने के लिए कही। वह कह रही है कि अगर एक टोकरी मिट्टी भी जमींदार नहीं उठा सकते तो पूरी झोपड़ी का भार जो हजारों टोकरियों के बराबर है वे जिंदगी भर कैसे संभाल पाएंगे। इसका मतलब है कि जमींदार ने गलती की है, उसे यह भार उठाने का हक नहीं है। यह वृद्धा का एक चतुर तरीका था जमींदार को अपनी गलती का एहसास कराने का, है ना। और समूह में साझा करने के लिए क्या विचार हो सकता है, मैं अपने समूह में कहूँगा कि यह पंक्ति दिखाती है कि वृद्धा ने जमींदार को सबक सिखाया। हम बात करेंगे कि क्या यह तरीका सही था, क्या जमींदार को सचमुच समझ में आया, है ना। तो ये अपने समूह में साझा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेरा आंसर है, मुझे लगता है
कि वृद्धा ने यह पंक्ति जमींदार को समझाने के लिए कही। वह कह रही है, अगर एक टोकरी मिट्टी भी जमींदार नहीं उठा सकते तो पूरी झोपड़ी का भार, जो हजारों टोकरियों के बराबर है, वे जिंदगी भर कैसे संभाल पाएंगे। इसका मतलब है कि जमींदार ने गलती की है, उसे यह भार उठाने का हक नहीं है। यह वृद्धा का एक चतुर तरीका था जमींदार को अपनी गलती का एहसास कराने का। और समूह में साझा करने के विचार हो सकते हैं कि मैं अपने समूह में कहूँगा, यह पंक्ति दिखाती है कि वृद्धा ने जमींदार को सबक सिखाया। हम बात करेंगे कि क्या यह तरीका सही था, क्या जमींदार को सचमुच समझ आया, तो इस पे बात करेंगे। ठीक है, हो गया। चलो ख वाला क्वेश्चन देखेंगे। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर अपने आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। कहाँ की लाइन है भैया? देखो, जब वो टोकरी बाहर भर के ले आई, झोपड़ी से बाहर जब टोकरी वो भर लाई मिट्टी की, तो उससे ना वह उठ नहीं रही थी, उससे ना वह सर के ऊपर नहीं आ रही थी टोकरी। तो उसने जमींदार साहब को बोला, प्लीज़ हाथ लगा दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो, जिससे कि मैं इसको अपने सर पर रख लूँ। तो पहले तो गुस्सा हुआ, क्या मतलब मैं उठवाऊँगा? फिर मतलब वो बहुत हाथ जोड़ने लगी, पैर पड़ने लगी। तो ठीक है, उनको दया आ गई, वो उठवाने लगे, है ना। जैसे ही वो टोकरी उठाने लगे, उनसे तो वो टोकरी उठ ही नहीं रही थी। तो भैया या तब उनको एहसास हुआ कि यह टोकरी तो भैया उनकी शक्ति से बाहर है, इसको उठाना, है ना। तो ये पंक्ति क्या दर्शा रही है? तो आंसर हो सकता है, मुझे लगता है कि पहले जमींदार को गुस्सा आया कि वह वृद्धा को पसंद नहीं करते थे, है ना। लेकिन जब वृद्धा ने हाथ जोड़कर और पैरों पर गिरकर मदद मांगी तो जमींदार का दिल पिघल गया। उन्होंने खुद टोकरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी और वे नहीं उठा सके। इसका मतलब है कि जमींदार को अपनी ताकत और गलती का एहसास हो गया, है ना। अच्छा, समूह में साझा करने के क्या विचार हो सकते हैं? मैं अपने समूह में कहूँगा कि यह पंक्ति दिखाती है कि जमींदार में थोड़ी अच्छाई थी, जो वृद्धा की विनती से जागी। हम चर्चा करेंगे कि क्या जमींदार का मन बदलना सही था, क्या उन्हें वृद्धा की मदद करनी चाहिए थी, है ना। ये ऑप्शन हो सकता है। तो मेरा अर्थ मतलब मुझे लगता है कि पहले जमींदार को गुस्सा आया क्योंकि वे वृद्धा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब वृद्धा ने हाथ जोड़कर और पैरों पर गिरकर मदद मांगी तो जमींदार का दिल पिघल गया। उन्होंने खुद टोकरी उठाने की कोशिश की, लेकिन वह क्योंकि बहुत भारी थी तो वे उसको नहीं उठा सके। इसका मतलब है कि जमींदार को अपनी ताकत का और गलती का एहसास हो गया। समूह में साझा करने के विचार क्या हो सकते हैं? मैं अपने समूह में कहूँगा कि यह पंक्ति दिखाती है कि जमींदार में थोड़ी अच्छाई थी, जो वृद्धा की विनती से जागी। हम चर्चा करेंगे कि क्या जमींदार का मन बदलना सही था, क्या उन्हें वृद्धा की मदद करनी चाहिए थी, है ना। ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। सो द बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए देखेंगे, पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। भैया पाठ को तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, तो वो तो नहीं पढ़ेंगे, पता लगाएंगे और लिखेंगे। देखो जिसमें क है, आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? आपके अकॉर्डिंग कौन लगता है इस कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र? वृद्धा लगती है ना, क्योंकि वृद्धा ने क्या किया था, अपनी समझदारी और धैर्य से जमींदार को अपनी गलती का एहसास कराया। उसने मिट्टी की टोकरी का इस्तेमाल करके उस जमींदार को सिखाया कि अन्याय का बोझ उठाना आसान काम नहीं है ना। तो मेरे विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है। वह इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि उसने अपनी समझदारी और धैर्य से जमींदार को अपनी गलती का
एहसास कराया। उसने मिट्टी की टोकरी का इस्तेमाल करके जमींदार को सिखाया कि अन्याय का बोझ उठाना आसान बात नहीं है। क्लियर? आया समझ? आया तो चलिए मूव करते हैं ख पे। वृद्धा की पोती ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उसे अपनी झोपड़ी की बहुत याद आती थी। जब वो झोपड़ी से वो लोग निकल गए, जब उनसे वो झोपड़ी छिन गई, तो अब उसको अपनी भैया घर की याद आ रही थी, उसकी पोती को, वृद्धा की को, है ना। वह उदास रहती थी, इसलिए उसने कहा था कि वह सिर्फ अपने घर की रोटी खाएगी, घर जाकर ही खाना खाएगी। इसलिए उसने सारा खाना पीना बंद कर दिया, है ना। तो वृद्धा की पोती ने खाना खाना क्यों छोड़ दिया था? वृद्धा की पोती ने खाना खाना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे अपनी पुरानी झोंपड़ी की बहुत याद आती थी। जब झोंपड़ी छिन गई तो वह उदास हो गई और कहा कि वह सिर्फ अपने घर की रोटी खाएगी, इसलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया। करेक्ट। वृद्धा की पोती ने खाना खाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पुरानी झोपड़ी की याद आती थी। जब झोंपड़ी छिन गई तो वह उदास हो गई। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने घर की रोटी खाएगी, इसलिए उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। ठीक है। ग वाला देखेंगे। जमींदार ने झोंपड़ी पर कब्जा कैसे किया था? कोर्ट तक ये मामला गया था और उसने वकीलों को पैसे दिए थे। पैसे देकर कानूनी चाल चलकर वृद्धा से उसकी झोपड़ी छीन ली थी, है ना। तो जमींदार ने वकीलों की मदद से अदालत में केस लड़ा। उसने वकीलों को पैसे देकर, उनकी थैली गरम करके और कानूनी चाल चलकर वृद्धा की झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया, है ना। जमींदार ने वकीलों की मदद से अदालत में केस लड़ा। उसने वकीलों को पैसे देकर, उनकी थैली गरम की और कानूनी चाल चलकर वृद्धा की झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है घ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, द्वारा सर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है? यहाँ जमींदार का सर हिलाने इसका क्या मतलब है? कि जमींदार ने उसको बोलने की परमिशन दे दी, है ना। वो कह रही है ना, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। तो महाराज ने सर हिलाया, जमींदार ने सर हिलाया, मतलब बोलने की इजाज़त दी, है ना। इसका मतलब है कि वह सुनने के लिए तैयार था। हालांकि वह नाराज था, लेकिन ये छोटा सा संकेत, मतलब हाँ सर हिलाना मतलब क्या, थोड़ा सा उसका नरम होना दिखाता है ना जी। तो जमींदार का सर हिलाना, इसका मतलब है कि उन्होंने वृद्धा को बोलने की इजाज़त दे दी। यह दिखाता है कि वह उसकी बात सुनने को तैयार था। हालांकि वह नाराज था, पर यह छोटा सा संकेत जमींदार का मन थोड़ा नरम हो रहा था, है ना। जमींदार का सर हिलाना इस बात का मतलब है कि उन्होंने वृद्धा को बोलने की इजाज़त दे दी। यह दिखाता है कि वह उसकी बात सुनने को तैयार था। हालांकि वह नाराज था, पर यह छोटा सा संकेत था कि जमींदार का मन थोड़ा सा नरम हो रहा था, है ना। चलिए ड वाला देख लिया जाए। बच्चे ड वाला वी हैव। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? देखो, पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, बड़ा अहंकारी और कठोर, कि उसको उस वृद्धा पे पहले तरस नहीं आ रहा था। मतलब वो इतना कठोर निर्दय हो गया था, इतना अहंकारी हो गया था कि उस वृद्धा से एक झोंपड़ी छीनने के लिए कोर्ट में पैसे वैसे तक देने लगा, है ना। और उसके व्यवहार में बाद में क्या परिवर्तन आया कि उसका मन बदलने लगा, उसको थोड़ी दया आई, वह वृद्ध की मदद करने के लिए तैयार हुआ, तो उसके व्यवहार में नरमी का काम हुआ, है ना। तो पहले जमींदार का व्यवहार अहंकारी और कठोर था। वह वृद्धा को जबरदस्ती झोंपड़ी से निकालना चाहता था, उसकी परवाह नहीं करता था। लेकिन जब उसने कुछ टोकरी उठाने की कोशिश की और असफल रहा, तो उसका मन बदलने लगा, उसको दया आई और वह वृद्धा की मदद करने को तैयार हुआ, जो उसके व्यवहार में नरमी लाया, है ना।
तो जमींदार का व्यवहार अहंकारी और कठोर था। वह वृद्धा को जबरदस्ती झोपड़ी से निकालना चाहता था, उसकी परवाह नहीं करता था। लेकिन उसने खुद टोकरी उठाने की कोशिश की और असफल रहा, तो उसका मन बदलने लगा। उसे दया आई और वृद्धा की मदद करने को तैयार हुआ, जो उसके व्यवहार में नरमी लाया। ठीक है, चलिए च वाले पे आ जाएं। देखो, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो जमींदार ने वृद्धा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी उनको वापस दे दी, है ना। मतलब जब वृद्धा की बातों ने और टोकरी की घटना ने उसको समझाया था कि अन्याय करना सही बात नहीं है ना। और पछतावा होने पर उसने वृद्धा से क्षमा मांग ली और झोपड़ी लौटा दी थी, है ना जी। तो जमींदार ने यह किया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वृद्धा की बातें और टोकरी की घटना ने उसे समझाया कि उसका अन्याय सही नहीं था। पछतावा होने पे उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और झोपड़ी लौटा दी। जमींदार ने यह किया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वृद्धा की बातें और टोकरी की घटना ने उसे समझाया कि उसका अन्याय सही नहीं था। पछतावा होने पे उसने वृद्धा से माफ़ी मांगी और झोपड़ी लौटा दी। ठीक है, ये था हमारा सोच विचार के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बच्चे अनुमान और कल्पना से देखेंगे इसके अंदर का वाला। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वे क्या कहती? क्या कहती? अगर जो पोती थी जमींदार से बात कर सकती तो वो क्या कहती? देखो, यहाँ सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आंसर का मेन मोटिव क्या होगा कि भैया वो कहती कि मेरी ये झोपड़ी इसको मत लो, ये हमारे मम्मी पापा की इसमें यादें बसी हैं, है ना, मेरे दादाजी की भी यादें बसी हैं, हमें यहाँ रहने दो, नहीं तो मेरी दादी दुखी रहेंगी। उसका मन बदलने की ओवरऑल कोशिश करती, है ना। तो ये आंसर बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे। चलो, ख है, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? क्या करते? अगर मैं जमींदार की जगह होता, मतलब यहाँ मैं अपना आंसर बता रही हूँ, बाकी आप यहाँ अपने ओन आंसर लिख सकते हैं, आपके ओन क्वेश्चंस हैं। अगर मैं जमींदार की जगह होता तो मैं वृद्ध से प्यार से बात करता, मैं उसकी झोपड़ी नहीं लेती और उसे वहाँ रहने देती। अगर मुझे जगह चाहिए होती तो मैं कहीं और बनवाती ताकि वृद्धा और उसकी पोती को दुख ना हो। भैया, अगर मैं उसकी जगह होती और अगर मुझे वो झोपड़ी सच में चाहिए होती तो मैं क्या करती? उनके लिए एक अच्छा इंतज़ाम करती। तो अगर ये झोपड़ी हमें दे दें और हम उनके लिए ना कुछ अच्छा रहने का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसा नहीं कि उनसे उनका घर नहीं छीनेंगे, उनके घर की जगह उनको, जैसे ये घर 19 है तो उनको 20-21 करके वो घर उनसे बेटर घर देंगे, उनको रहने का एक साधन देंगे जहाँ वो आराम से रह सकें। तो आपने को भी पाप नहीं लगेगा, हमारा भी काम, वो भी खुश, है ना। तो हम तो ये करते। बाकी आपकी जो राय हो आप यहाँ लिख लीजिएगा। चलिए, ग है, जमींदार को टोकरी उठाने में असफलता क्यों मिली होगी? क्यों नहीं उठा पाया होगा? ऑब्वियसली वो भारी है, शायद उसने कभी पहले इतना वजन नहीं उठाया होगा, इतनी कभी मेहनत नहीं करी होगी, है ना। और उसके अहंकार ने उसको कमज़ोर तो बना ही रखा था। या यह भी हो सकता है कि मिट्टी का वजन उसकी ताकत से ज़्यादा हो, है ना। तो जमींदार को टोकरी नहीं उठा पाया होगा क्योंकि वह बहुत भारी थी। शायद उसने कभी पहले इतना मेहनत का काम नहीं किया था और उसका अहंकार उसे कमज़ोर बना रहा था। या फिर यह भी हो सकता है कि मिट्टी का वजन उसकी ताकत से ज़्यादा था। तो ज़मींदार टोकरी नहीं उठा पाया होगा क्योंकि वह बहुत भारी थी। शायद उसने कभी इतना मेहनत का काम नहीं किया था और उसका अहंकार उसे कमज़ोर बना रहा था। या यह भी हो सकता है कि मिट्टी का वज़न उसकी ताकत से ज़्यादा था। करेक्ट। चलिए, घ वाले पे मूव करेंगे। झोंपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं, यहाँ केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और बात भी छिपी है? बताइए। मिट्टी मतलब क्या?
वृद्धा की यादें, दुख और झोपड़ी का महत्व का प्रतीक है वो मिट्टी, है ना? उस मिट्टी पे उस वो मिट्टी गवाह है उनकी सारी यादों की, उनके दुख की, उनके सुख की, सब कुछ की। तो वो थोड़ा मिट्टी का मतलब वो कहना चाह रही थी, है ना? तो बच्चे यहाँ केवल मिट्टी की बात नहीं है, बल्कि कुछ और भी छिपा है। मिट्टी वृद्धा की यादें, दुखों और झोपड़ी के महत्व का प्रतीक बनती है। वृद्धा कहना चाहती है कि जमींदार ने उसका घर छीना जो उसके लिए बहुत कीमती था। इसका बोझ जमींदार कभी नहीं उठा सकता, है ना? तो यहाँ केवल मिट्टी की बात नहीं है, बल्कि कुछ और भी छिपा है। मिट्टी वृद्धा की यादों, दुखों और झोंपड़ी के महत्व का प्रतीक बनती है। वृद्धा कहना चाहती है कि जमींदार ने उसका घर छीना जो उसके लिए बहुत कीमती था, और इसका बोझ जमींदार कभी नहीं उठा सकता, है ना? चलिए ड वाले पे मूव कर लिया जाए। सो द ड वाला वी हैव बच्चे। यह कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। 125 साल। इस कहानी के आधार पे बताइए कि भारत की स्त्रियों में कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता होगा। मतलब 125 साल पहले जो भारत की स्त्रियां हैं उनको कैसा कैसा सामना करना पड़ता होगा, बताओ। आज के टाइम में क्या हो जाता है, अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड छोड़ दिया, मतलब नहीं जच रही छोड़ दिया। पहले क्या, मतलब जैसा है भला है बुरा है पर देवता है मेरा पति, है ना? अगर वो विधवा हो जाती तो कोई उनको फिर सहारा नहीं मिलता। अभी क्या, सॉरी टू से, ऐसा हो गया अगले दिन, मतलब अगले दिन मीन्स टू से कुछ टाइम बाद वापस से शादी कर लेती हैं, है ना? उनका संपत्ति पे पहले कोई अधिकार नहीं होता था, प्रॉपर्टी पर, बट आज होता है। आर्थिक रूप से पहले वो निर्भर नहीं थी, अब हैं। समाज में उनकी भावनाएं हमेशा इग्नोर करी जाती थी, अब नहीं होता, है ना? अकेले बच्चों का पालन पोषण करना पहले कठिन होता था, जबकि आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो उस टाइम की स्त्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे विधवा होने पे सहारा न मिलना, संपत्ति पर अधिकार न होना, आर्थिक रूप से निर्भर रहना, भैया दूसरों पे निर्भर रहती थी, समाज में उनकी भावनाओं को अनदेखी होना, या फिर अकेले बच्चों का पालन पोषण करना कठिन होना। ये हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। विधवा होने पर सहारा न मिलना, संपत्ति पर अधिकार न होना, आर्थिक रूप से निर्भर रहना, समाज में उनकी भावनाओं को अनदेखी होना, अकेले बच्चों का पालन पोषण करना कठिन होना। ठीक है, आया समझ? चलिए आया तो देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट वी हैव बदली कहानी। बदली कहानी में क्या है, कल्पना कीजिए कहानी कैसे आगे बढ़ती। मतलब कल्पना करो कि अगर ऐसा ट्विस्ट आता तो क्या होता, ऐसा ट्विस्ट आता तो क्या होता। कल्पना कीजिए, ये यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो क्या होता। अपने अकॉर्डिंग ये आंसर लिखने हैं, जो बस मैं आपको जो सोच रही हूँ वो बता रही हूँ। अगर जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो वह गुस्से में वृद्धा को वहाँ से भगा देता। वृद्धा उदास होकर चली जाती, अपनी पोती को मिट्टी नहीं दे पाती, पोती और दुखी होकर बीमार पड़ जाती। शायद पड़ोस के लोग जमींदार की बुराई करते, उससे दबाव में झोपड़ी वापस देनी पड़ती। ऐसा कुछ हो सकता था ना। तो अगर जमींदार टोकरी उठाने से मना करता तो वह गुस्से में वृद्धा को वहाँ से भगा देता। वृद्धा उदास होकर चली जाती, अपनी पोती को मिट्टी नहीं दे पाती, पोती और दुखी होकर बीमार पड़ जाती। शायद पड़ोस के लोग जिम्मेदार की बुराई करते और उसे दबाव में झोपड़ी वापस देनी पड़ती। या कोई और ट्विस्ट भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ वो नोट डाउन कर सकते कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट है, यदि जमींदार टोकरी उठा लेता, उससे उठी नहीं थी ना वो टोकरी, अगर वो उठा लेता तो क्या होता, अपनी ताकत दिखाने में खुश हो जाता। वृद्धा कहती है एक टोकरी का बोझ इतना भारी है तो झोपड़ी का भार कैसे संभालेगा। जमींदार शर्मिंदा होता, सोचता कि उसने गलत किया। अंत में वह वृद्धा से वापस मतलब माफी मांगकर झोपड़ी लौटा देता, है ना। तो अगर जमींदार टोकरी उठा लेता तो वह अपनी ताकत दिखाने के लिए खुश होता, लेकिन वृद्धा कहती अगर एक
टोकरी का बोझ कि अगर एक टोकरी का बोझ इतना भारी है तो झोपड़ी का बोझ कैसे संभालेगा। जमींदार शर्मिंदा होता और सोचता कि उसने गलत किया। अंत में वह वृद्धा से माफी मांगकर झोपड़ी लौटा देता, है ना। नेक्स्ट है, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो। अगर जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो वृद्धा रोती हुई चली जाती। पोती का हाल और बिगड़ता, वह बीमार पड़ जाती। वृद्धा को पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती। शायद लोग जमींदार के खिलाफ शिकायत करते और उसे मजबूरी में मिट्टी देनी पड़ती, है ना। अगर जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो वृद्धा रोती हुई चली जाती। ये सारे बच्चे मेरे अकॉर्डिंग ओपिनियंस हैं। आपके अकॉर्डिंग कोई और हो तो आप वो यहाँ नोट डाउन कर दीजिएगा। पोती का हाल बिगड़ता और वह बीमार हो जाती। वृद्धा को पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती। शायद लोग जमींदार के खिलाफ शिकायत करते और उसे मजबूरी में मिट्टी देनी पड़ती, है ना। या फिर यदि जमींदार एक स्त्री होती तो क्या होता। तो भैया वह वृद्धा की दुख भरी बात सुन के शायद वो जल्दी पिघल जाती, है ना। तो अगर जमींदार एक स्त्री होती तो शायद वह वृद्धा की दुख भरी बात सुनकर जल्दी दया दिखाती। वह टोकरी उठाने की कोशिश करती और असफल होने पर वृद्धा की मदद करती। हो सकता है कि वह झोपड़ी वापस दे देती, क्योंकि स्त्री होने के नाते उसे वृद्धा की भावनाएं समझ आती, है ना। तो अगर जमींदार एक स्त्री होती तो शायद वह वृद्धा की दुख भरी बात सुनकर जल्दी दया दिखाती। वह टोकरी उठाने की कोशिश करती और असफल होने पर वृद्धा की मदद करती। हो सकता है कि वह झोपड़ी वापस दे देती, क्योंकि स्त्री होने के नाते उसे वृद्धा की भावनाएं समझ आती, है ना। चलिए नेक्स्ट है, यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती तो कैसे मांगती। अगर पोती जमींदार से झोपड़ी मांगती तो वह रोते हुए कहती, महाराज ये मेरा घर है, मेरे माता पिता की यादें यहाँ हैं, कृपया इसे हमें लौटा दें। जमींदार उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाता और झोपड़ी वापस दे देता, है ना। तो अगर पोती जमींदार से झोपड़ी मांगती तो वह रोते हुए कहती कि महाराज ये मेरा घर है, मेरे माता पिता की यादें यहाँ हैं, कृपया इसे हमें लौटा दें। जमींदार उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाता और झोपड़ी वापस दे देता, ठीक है। चलिए देखेंगे इसमें नीचे भी कुछ है। अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए। इस बदली हुई कहानी को मिलकर लिखिए। भैया अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा करनी है ना, और इस बदली हुई कहानी को मिलकर लिखना है। आप लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, की और की का प्रयोग। की मतलब कोई वाक्य को बीच में रोक के बोलते हैं की, और की इसकी, उसकी, वृद्धा की, जमींदार की इस टाइप से, ठीक है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यहाँ की एक संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। संयोजक का अर्थ होता है मिलाने वाला। संयोजक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमें बताता है क्या कहा गया, क्या सोचा, क्या देखा आदि, है ना। और जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। किसी की चीज, है ना, तो किसी की शब्द के लिए संबंध बताने के लिए ये की प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ की एक संबंध सूचक का कारक शब्द है। इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। अन्य संबंध कारक शब्द है की, का और के, ठीक है। समझ आया। चलिए समझ आया तो नेक्स्ट देखेंगे भैया। अब नीचे दिए गए वाक्यों में इन दोनों शब्द का उपयुक्त प्रयोग कीजिए, की और की। वृद्ध ने कहा वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है। वृद्ध ने कहा कि, या वृद्ध ने कहा कि। तो वृद्ध ने कहा कि, वृद्धा ने कहा कि वह झोपड़ी लेने नहीं आई है, कोई बात कही गई है ना, तो वहाँ की लगाते हो, की किसी चीज की, ठीक है, ऐसे होता है। नेक्स्ट है,
वह अपनी पोती डैश चिंता में दुखी हो गई थी। तो पोती की चिंता में, है ना, संबंध क्या है, पोती की चिंता, पोती की चिंता नहीं आएगा ना, तो पोती की चिंता में दुखी हो गई थी। वृद्धा ने प्रार्थना की कि, तो वृद्धा ने प्रार्थना करी कि, टोकरी को जरा हाथ लगाइए, तो पहले की और फिर की। चलो, पोती हमेशा कहती थी वह अपने घर ही में ही खाना खाएगी। तो पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी। फिफ्थ है, झोंपड़ी डैश मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। तो झोंपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी। सिक्स्थ है, उसे विश्वास था डैश मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। तो उसे विश्वास था कि मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। नेक्स्ट सेवंथ है, वृद्धा की डैश से आंसुओं डैश धारा बहने लगी। वृद्धा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, है ना। नेक्स्ट है एट्थ, उसने यह सोचा डैश झोंपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। तो उसने ये सोचा कि झोंपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। उसने यह सोचा कि झोंपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। ठीक है। नाइन्थ है, वृद्धा के मन डैश पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी। तो वृद्धा के मन की पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी, है ना। 10th है, जमींदार इतने लज्जित हुए डैश टोकरी उठाने की बात मान ली। जमींदार इतने लज्जित हुए कि टोकरी उठाने की बात मान ली। ठीक है। नेक्स्ट, उस झोंपड़ी डैश हर दीवार वृद्धा की बोल दिया, वृद्धा डैश यादों से भरी थी। तो उस झोंपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी। ठीक है, आ गया समझ। चलिए फिर आ गया तो किस बात की देरी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मुहावरे। इसके अंदर देखेंगे क्या है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अंदर क है। इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। बच्चे देखिए, इस लाइन के अंदर हमारे पास कौन सा मुहावरा है। बाल की खाल निकालना, थैली गरम करना, है ना। दो मुहावरे हैं। ठीक है, उनको यहाँ रेखांकित कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे फर्स्ट है, बाल बांका ना होना, कभी भी कष्ट या हानि ना पहुंचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। तो आंसर में क्या मतलब क्या वाक्य बना सकते हैं बाल बांका ना होने का। वृद्धा की झोंपड़ी में आग लगने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से बाल बांका ना हुआ, है ना। वृद्धा की झोंपड़ी में आग लगने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से बाल बांका ना हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, बाल बराबर बहुत सूक्ष्म या बहुत महीन या पतला। इसके अंदर क्या हो सकता है जी। जमींदार की सोच में बाल बराबर दया थी, जो बाद में दिखाई दी। जमींदार की सोच में बाल बराबर दया थी, जो बाद में दिखाई दी। नेक्स्ट है, बाल बराबर फर्क होना, मतलब जरा सी भेद होना या सूक्ष्मतम अंतर होना। इसके अंदर क्या हो सकता है, वृद्धा और जमींदार की सोच में बाल बराबर फर्क था, लेकिन दोनों का दुख एक जैसा था। वृद्धा और जमींदार की सोच में बाल बराबर फर्क था, लेकिन दोनों का दुख एक जैसा था। नेक्स्ट है, बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में थोड़ी कमी रह जाना,
इसमें क्या हो सकता है? जमींदार की गलती से वृद्धा की झोपड़ी जमींदार की गलती से वृद्धा को झोपड़ी खोने से बाल बाल बची या बाल बाल बचा, है ना। तो जमींदार की गलती से वृद्धा को झोपड़ी खोने से बाल बाल बची। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव काल। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इसके अंदर बच्चे कौन सा काल है? चलो वो तो बाद में देखेंगे। पकाऊंगी। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई, और पकाई पास्ट में हो गया। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूँ मतलब वर्तमान काल। यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, यह बताता है कि कार्य पहले हो चुका है। वर्तमान काल, यह बताता है कि काल सामान्य रूप से होता रहा है। थर्ड है भविष्य काल, यह बताता है कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होगा। ठीक है, अब नीचे है। नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए, है ना। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में, और भविष्य में फ्यूचर में बदलना है। वह गिड़गिड़ाकर बोली। इसको वर्तमान में बदलेंगे तो वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है। वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है। भविष्य में बदलेंगे तो वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी, है ना। ख है। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। इसको वर्तमान और भविष्य में बोलना है तो वर्तमान में श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं। श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं। भविष्य में बदलेंगे तो श्रीमान आज्ञा देंगे। श्रीमान आज्ञा देंगे। वर्तमान में है श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं। भविष्य में है श्रीमान आज्ञा देंगे। ठीक है। ग है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इसका बच्चे वर्तमान है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। भविष्य काल में हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। घ है बच्चे। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। इसको वर्तमान और भविष्य में बदलेंगे तो जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है। भविष्य में चेंज करेंगे। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। ड है। उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसे झोपड़ी वापस दे दी। इसका वर्तमान और भविष्य में बदलेंगे। वे वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे रहे हैं। वे वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे रहे हैं। भविष्य काल में हो जाएगा वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोपड़ी वापस देंगे। वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोपड़ी वापस देंगे। ठीक है। ये थे बच्चे हमारे, क्या थे ये? काल थे।
ठीक है। काल के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, विच इज वचन की पहचान। वचन की पहचान में देखेंगे उनके मन में कुछ दया आ गई। गई पे देखेंगे उनकी आंखें खुल गई। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों, आपस में चर्चा करके पता लगाइए क्या अंतर है। उनके मन में कुछ दया आ गई, आ जाना और खुल गई मतलब कोई चीज़ खुल जाना है ना, फर्क है। आपने ध्यान दिया होगा शब्द में एक अनुस्वार भर का अंतर है ना। आंखें खुल गई, दया आ गई, बिंदी का अंतर है। उसके अंतर से उसके अर्थ में मतलब क्या, उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है, गई या गई तो डिफरेंस है ना। देखेंगे क है मतलब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। जैसे वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई या गई, क्या होगा जी, वृद्धा झोपड़ी के अंदर गई या गई, तो बच्चे गई, वृद्धा झोपड़ी के अंदर गई। वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली या बोली, वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, है ना। सिंगुलर है, हम इसको सिर्फ मतलब बिना रेस्पेक्ट के ऐसी बात कर रहे हैं तो बोली, गई ऐसे। ग है पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है या है, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। घ है उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी या थी, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। नेक्स्ट है उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। च है झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई। नेक्स्ट है पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं। ठीक है, वंस देखो एक बार रीड करते हैं। क है वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई, वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई है ना। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई। पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये हो गया, तो नेक्स्ट है हमारा कहानी की रचना। यह सुनकर वृद्धा ने कहा महाराज नाराज न हो तो, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या है। इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की बात को अधूरा छोड़ दिया है। बात को अधूरा छोड़ने के लिए डेड डैश का प्रयोग किया है ना, और वो कॉलन का मतलब यूज किया, वो जो ऊपर ऐसे कॉमास लगते हैं ना, अपर कॉमास, उनका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोगों से कहानी का प्रभाव और बढ़ जाता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, क है आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। कौन कौन सी भैया ऐसी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं हमें इस कहानी में, देखो। प्रश्नोत्तरी शैली का प्रयोग, कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप हो रहे हैं। वर्णात्मक से दृश्य सजीव बनाना, वर्णात्मकता से दृश्य सजीव बनाना। गहरी भावनाओं का चित्रण, जैसे करुणा, ममता और पछतावा, गहरी भावनाओं का चित्रण। संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना, संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना। नाटकीय मोड़ों का समावेश, नाटकीय मोड़ों का समावेश। पात्रों का स्पष्ट और प्रभावी चित्रण, पात्रों का स्पष्ट और प्रभावी चित्रण। अधूरे वाक्यों से रहस्य और जिज्ञासा उत्पन्न करना, अधूरे वाक्यों से
रहस्य और जिज्ञासा उत्पन्न करना, सामाजिक संदेश देना, सामाजिक संदेश देना। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी शैली का प्रयोग, वर्णात्मकता से दृश्य सजीव बनाना, गहरी भावनाओं का चित्रण जैसे करुणा, ममता, पछतावा, संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना, नाटकीय मोड़ों का समावेश, पात्रों का स्पष्ट और प्रभावी चित्रण, अधूरे वाक्य से रहस्य और जिज्ञासा उत्पन्न करना, सामाजिक संदेश देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे मूव किया जाए। नेक्स्ट है बच्चे, ख है, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी से चुनकर लिखिए। कहानी की विशेषताएं, जैसे क है प्रश्न, मतलब कहानी की विशेषताएं ये हैं और इनसे रिलेटेड कोई उदाहरण हो तो वो लिखेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तरी शैली। फर्स्ट वी हैव प्रश्नोत्तरी शैली। इसके अंदर क्या है, कहानी में ऐसे प्रश्न हैं जो पाठक को सोचने पे विवश कर देते हैं। पाठक मतलब हम तुम जैसे जो भी पढ़ रहा है उनको बोलते हैं पाठक। तो पाठक को सोचने पे विवश कर देते हैं। वो कौन से प्रश्न है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, यह प्रश्न जमींदार को सोचने पे मजबूर कर देता है। यह प्रश्न जमींदार को सोचने पे मजबूर कर देता है। सेकंड है वर्णात्मकता। लेखक ने जगहों और भावनाओं का ऐसा चित्रण खींचा है कि पाठक दृश्य को देख सकता है। जैसे उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, यह वृद्धा की भावनाओं को साफ दिखाता है। हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं आंसू की धारा बह रही है ना, तो हम अपने शब्दों से वो सारी चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं। तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, यह वृद्धा की भावनाओं को साफ दिखाता है। नेक्स्ट है भावनात्मकता। कहानी में करुणा, पछतावा और प्रेम जैसे गहरे भाव दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं भैया, कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, यह जमींदार का पछतावा दिखाता है ना, यह जमींदार का पछतावा दिखाता है। फोर्थ है संवादात्मकता, मतलब पात्रों के संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। संवाद जैसे वार्तालाप, तो महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। वृद्धा का संवाद प्रभावी है ना, महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। वृद्धा का संवाद प्रभावी है। नेक्स्ट है नाटकीयता। नेक्स्ट वी हैव नाटकीयता। कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे नाटक जैसे लगते हैं। कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे नाटक जैसे लगते हैं। तो कौन से हैं, ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। यह दृश्य नाटकीय है ना। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। यह दृश्य हमारा नाटकीय है। नेक्स्ट वी हैव चरित्र चित्रण। तो पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। तो भैया इसका कौन सा है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो जमींदार का अहंकारी स्वभाव दिखता है ना, जमींदार का अहंकारी स्वभाव दिखता है। ठीक है, ये थे बच्चे हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी शब्दकोश का प्रयोग। शब्दकोश डिक्शनरी टाइप देखेंगे, इसमें क्या है,
आप जानते ही हैं कि हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त हैं, उन पर घेरा बनाइए। नीचे दिए हुए शब्दों के अर्थ कोश से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ हैं इस कहानी के अनुसार उस सबसे उपयुक्त है, उस पर घेरा बनाइए। जैसे देखो, वाक्य है, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तो भैया श्रीमान रेखांकित शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? धनी, शोभायुक्त, शोभावान, संपत्तिशाली। श्रीमान किसको कहते हैं? श्रीमान मतलब किसी को हम रेस्पेक्ट लगाकर बोलते हैं ना, किसी पुरुष को। तो संपन्न पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाए जाने वाला शब्द, बिल्कुल, पुरुषों के नाम से पहले आदर सूचनार्थ लगाए जाने वाला शब्द। नाम से पहले हम रेस्पेक्ट देने के लिए श्रीमान लगाते हैं पुरुषों के आगे। लेडीज के आगे क्या लगाते हैं? स्त्रियों के आगे श्रीमती, है ना। तो पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाए जाने वाला शब्द, ठीक है। सेकंड वी हैव, पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो यहाँ पर है कन्या। अब कन्या को क्या बोलते हैं? अविवाहित लड़की, उसको तो लड़की बोलेंगे। कन्या मतलब एक छोटी बच्ची। एक राशि का नाम नहीं, मतलब ये भी है लेकिन इस लाइन का मतलब ये नहीं। कन्या मतलब एक लड़की छोटी, है ना। लड़की या बड़ी इलायची है? लड़की, बड़ी इलायची क्या है ना। चलो, यहाँ है लड़की। नेक्स्ट है हमारे पास, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। महल क्या होता है जी? राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, हाँ उसी को महल बोलते हैं। राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, हाँ जी। प्रसाद, अंतपुर, पत्नी, उतरने की जगह, इनको तो महल नहीं कहते। तो महल का मतलब है राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान। क्लियर। नेक्स्ट है, वह तो कई जमाने से यहीं बसी थी। जमाना मतलब एक समय, है ना। तो काल समय में आता है। बहुत अधिक समय, हाँ जी, बहुत जमाने से मतलब बहुत टाइम पहले, बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा समय। तो समय, बहुत अधिक समय भी हो सकता है। सौभाग्य का समय जी नहीं। संसार नहीं, जगत नहीं, राज्यकाल नहीं, अवधि, युग, कार्यकाल, विलंब, देर या अतिकाल, इनमें से कोई भी नहीं। काल या और बहुत अधिक समय। वह तो कई जमाने से बसी थी, तो काल और बहुत अधिक समय। नेक्स्ट है, यही उसकी पोती श्रद्धा काल में एकमात्र आधार थी। यही उसकी पोती श्रद्धा काल में एकमात्र आधार थी, मतलब एकमात्र सहारा थी। तो सहारा पहले ही आ गया, सहारा होगा। आलंबन, आलंबन मतलब उसके जीने का बस वही एक सहारा है, तो आलंबन भी सहारे को बोलते हैं। पात्र या कोई नाटक नहीं। नींव नहीं, ये वो वाला आधार नहीं है, नींव वाला आधार। बांध नहीं। नहर, संबंध, बर्तन, परिस्थितियां, अधिष्ठान, आश्रय देने वाला, पालन करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो सहारा और आलंबन, सहारा और आलंबन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें बच्चे। नेक्स्ट भी है भावों की पहचान। नेक्स्ट है हमारे पास भावों की पहचान। देखेंगे इसमें क्या है। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कहानी की इस पंक्ति में कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? सही पहचाना। इस पंक्ति में कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं?
क्षमा के, पश्चाताप के ये भाव प्रकट हो रहे हैं, तो सही पहचाना। इस पंक्ति में पश्चाताप और क्षमा के भाव प्रकट हो रहे हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान कीजिए। एक तरफ पंक्तियां, उस पंक्ति से कौन सा भाव दिखाई दे रहा है, एक तरफ है वो मैच करेंगे। जैसे वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे नहीं उठा जाएगी। लज्जित होके मतलब शर्मसार। तो भावनात्मक संज्ञा में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लास्ट देखो, लज्जा या पछतावा, लज्जा या पछतावा। ठीक है। सेकंड है, वृद्धा के उपरयुक्त वचन सुनते ही हम उनकी आंखें खुल गईं। वृद्धा के उपरयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। आंखें खुल गईं, एक आत्मज्ञान हो गया। तो बच्चे ऑप्शन देखें, यहाँ है एक बोध और आत्मज्ञान का, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना बच्चे। मैं सारे ऑप्शन अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा भी दूंगी, ममता या स्नेह होगा, दुख या पीड़ा होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ क्यों इतना टाइम खोटा करना, है ना। थर्ड है, उनके मन में कुछ दया आ गई। उनके मन में कुछ दया आ गई, तो बच्चे दया आ गई, एक करुणा और दया का भाव आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है करुणा और दया का, है ना। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो बच्चे किसका भाव आ रहा है यहाँ पर, विश्वास का भाव आ रहा है। भैया विश्वास है, भरोसा है कि इससे रोटी खाने लगेगी, तो विश्वास का भाव है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आस्था और विश्वास का भाव है। नेक्स्ट है, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है, ममता और स्नेह का भाव आ रहा है। भैया तमीज से ढंग से ही तो बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, अब यही उसकी पोती श्रद्ध काल में एकमात्र आधार थी, है ना। एकमात्र यही आधार थी, तो जुड़ाव और मोह का, जुड़ाव और मोह का। सेवंथ है, जमींदार साहब धनमग्न से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, तो इसका अहंकार और घमंड, है ना, घमंड में ही आके तो भूल गए थे, तो अहंकार और घमंड का। एट्थ है, उस झोंपड़ी में उसका मन कुछ ऐसा लग गया है कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। इस झोंपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था कि बिना मरे वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। भैया दुख और पीड़ा का, है ना। नाइन्थ है, जब उससे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के भैया फूट फूट कर रोने लगती। इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है बच्चे दुख और पीड़ा का, और इससे ऊपर वाले का हो सकता है विनम्रता और विनय का। क्लियर। नेक्स्ट है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। तो क्रूरता और अन्याय का, गलत किया नहीं, तो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, तो इसका हो जाएगा क्रूरता और अन्याय का। क्लियर, समझ आ गया। चलिए आ गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य विस्तार। इसमें देख लेते हैं क्या है। वृद्धा पहुंची, यह केवल 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, वृद्धा पहुंची, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। वह वृद्धा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची, है ना। 2 शब्दों का बड़े शब्द बना सकते हैं, बड़ा वाक्य बना सकते हैं, छोटा सा 2 शब्द से बने वाक्य को। अब बात कुछ अच्छी तरह समझ आ रही है, समझ में आ रही है, किंतु इसी वाक्य को हम और भी विस्तार दे सकते हैं। जैसे थकी हुई आंखें और कांपते हुए हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। वृद्धा पहुंची को थोड़ा बड़ा बनाया, फिर उसको और बड़ा भी बना दिया, है ना। एक 2 शब्दों के स्टेटमेंट को, एक 2 शब्दों के वाक्य को।
अब यह वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त कर रहे हैं, है ना। अब इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए, मतलब इसको बड़ा बनाइए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15-20 शब्द हो सकते हैं। एक वाक्य में 15 से 20 का एवरेज रखना, है ना। बच्चे मैं आपको वाक्य बना के दिखा दूंगी, आपको चाहिए ना, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट वी हैव जी, एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी थी। तो गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सूखी घास और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सूखी घास और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, है ना। सेकंड है श्रीमान टहल रहे थे। श्रीमान टहल रहे थे, तो देखो श्रीमान हाथ में छड़ी लिए आंगन में इधर उधर टहलते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे, टहल रहे थे। श्रीमान हाथ में छड़ी लिए आंगन में इधर उधर टहलते हुए, मतलब या फिर ऐसे लिख सकते हो श्रीमान हाथ में छड़ी लिए गहरी सोच में डूबे हुए टहल रहे थे, है ना। वह खाने लगेगी। अब जब उसे विश्वास हो गया है कि उसका साथ देगा, कोई उसका साथ देगा, तो वह धीरे धीरे रोटी खाने लगेगी। अब जब उसे विश्वास हो गया है कि कोई उसका साथ देगा, तो वह धीरे धीरे रोटी खाने लगेगी। फोर्थ है वृद्धा भीतर गई। वृद्धा भीतर गई, तो श्रद्धा कांपते हुए कदमों से झोपड़ी के अंधेरे हिस्से में भीतर गई और टोकरी एक कोने में रख दी। तो श्रद्धा कांपते कदमों से झोपड़ी के अंधेरे हिस्से में भीतर गई और टोकरी एक कोने में रख दी। नेक्स्ट है आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। जमींदार साहब थोड़ा रुककर वृद्धा की ओर देखे और फिर धीमे धीमे उसकी ओर आगे बढ़े। जमींदार साहब थोड़ा रुककर वृद्धा की ओर देखे और फिर धीमे धीमे उसकी ओर आगे बढ़े। ठीक है, एनी डाउट? चलो नहीं है तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज संवाद फोन पर। संवाद फोन पर, भैया इसमें देखेंगे क है। कल्पना कीजिए कि यह कहानी आज के समय की है, मतलब आज के टाइम की है। तो जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दें और भोजन कर लें। उसकी पोती को फ़ोन किया है। अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत लिखिए। मतलब फ़ोन कर रहा है जमींदार पोती को कि बेटा खाना खा लो, ये झोपड़ी नहीं मिलने वाली तुमको, तो क्या बात करेगा। हेलो बेटा, मैं जमींदार साहब बोल रहा हूँ। हाँ जी कहिए। देखो तुम्हें इतना दिन भूखा रहना ठीक नहीं, लेकिन दादी के साथ जो हुआ, मेरा मन नहीं है खाने का। बेटी बोल रही है जमींदार, मैं समझ सकता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अब सब ठीक हो जाएगा। पोती सच में? हाँ, मैं वादा करता हूँ दादी की झोपड़ी पर कोई हक नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो मैं खाना खा लूँगी। लाइक इस तरीके से आप कोई भी संवाद ऐसा बना सकते हैं, बातचीत ऐसी बना सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट वी हैव ख है। कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों द्वारा, वो मैसेज लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहे हैं। मित्रों से समझा रहे हैं कि वे झोपड़ी ना हड़पे। उनकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना के भाव मुद्रा इमोजी के साथ लिखिए। भाई इमोजी भी बनाने हैं। मित्र, इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है? मित्र ऐसा कह रहा है। जमींदार थोड़ा गुस्से में, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना है, मतलब इमोजी भी लगाने हैं। तो ये काम आपका एक एक्टिविटी वर्क है जिसको बच्चे आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पोती की भावनाएं। भैया पोती की भावनाएं देखेंगे क्या है। मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। है कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है, भले ही उसका उल्लेख केवल 1-2 पंक्तियों में ही हुआ है। कल्पना कीजिए कि वह पोती हैं। आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपना घर बचाने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। लेट सपोज आप वही पोती हैं, है ना, और आपको अपने घर से प्यार है। आपका घर उस जमींदार ने कब्जा कर लिया है।
क्या मतलब जिलाधिकारी को कैसे पत्र लिखेंगे? लिख सकते हैं, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, शहर का नाम, विषय मेरे घर को बचाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम आपके क्षेत्र की निवासी हूँ। मेरा घर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। यह घर मेरे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। हाल ही हमारे गांव के जमींदार साहब ने हमारी झोंपड़ी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। महोदय, इस घर से मेरे माता पिता की यादें बसी हैं। यही मेरा बचपन बीता है। यही मेरी दादी ने मुझे पाला पोसा है। यदि ये हमसे छीन लिया तो हम बेसहारा हो जाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारी झोपड़ी को जमींदार से बचाने की कृपा करें। हमें न्याय और अपने घर में रहने का अधिकार दिलाएं। धन्यवाद भवदिया। अपना नाम, अपने गांव का नाम और यहाँ पे लास्ट में डेट। ऐसे पत्र लिखा जा सकता है। एक बार वापस पढ़ लें। सेवा में जिलाधिकारी महोदय, शहर का नाम, विषय मेरे घर को बचाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके क्षेत्र की निवासी हूँ। मेरा घर एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। यह घर मेरे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। हाल ही हमारे गांव के जमींदार साहब ने हमारी झोंपड़ी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। महोदय, इस घर में मेरे माता पिता की यादें बसी हैं। यही मेरा बचपन बीता है। यही मेरी दादी ने मुझे पाला पोसा है। यह घर हमसे छिन गया तो हम बेसहारा हो जाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारी झोंपड़ी को जमींदार से बचाने की कृपया करें। हमें न्याय और अपने घर में रहने का अधिकार दिलाएं। धन्यवाद भवदिया। नाम, गांव का नाम, तारीख आदि। ठीक है, तो ये है हमारा जी जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका ख है। मान लीजिए कि वृद्धा की पोती दैनंदिनी मतलब डेली डायरी होती है ना, उसको लिखा करती थी। तो कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा होगा। स्वयं को पोती के स्थान पर रखते हुए वह दैनंदिनी लिखी। उदाहरण के लिए उदाहरण दिया है, मेरा दैनंदिनी मतलब मेरी डायरी। 2 मई, आज शादी घर आई तो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया। अपने अकॉर्डिंग बच्चे इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट वी हैव पाठ से आगे। इसके अंदर देखेंगे बच्चे आपकी बात। कहानी में वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव बताइए। बता देंगे कि आप अपने घर से आपका लगाव कैसा है। खुद करेंगे इसको, ये आपके ओन क्वेश्चंस रहते हैं आपकी बात में तो ज़्यादातर। ख है, क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो? अपना अनुभव साझा कीजिए। भैया कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया हो कि उसके बिना नहीं रह सकते, है ना? ऐसा है तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ग है, कहानी में जमींदार अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को उनके किए पर पश्चाताप करते हुए देखा है? उस घटना के बारे में बताइए। यह भी बताइए उस पश्चाताप का क्या परिणाम निकला। मतलब क्या आपने देखा है कि किसी इंसान ने अपनी गलती का पश्चाताप किया है तो शेयर करो और ये भी बताओ फिर उसका क्या रिजल्ट निकला इन लास्ट। घ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछताए हो? फिर आपने क्या किया? उस अनुभव से आपने क्या सीखा मतलब कोई काम ऐसे गुस्से में कर दिया तो उससे क्या रिजल्ट आया, क्या सीखा फिर आपने इन लास्ट आपसे? शेयर करना है, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे, न्याय और क्षमता। चलो इसमें देखेंगे, कहानी में आपने पढ़ा कि एक जमींदार ने लालच के कारण एक स्त्री का घर छीन लिया। क्या आपके साथ किसी ने ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है? उसके बारे में बताइए। क्या आपने ऐसा देखा है किसी के साथ अन्याय होते हुए, कहीं पढ़ा हो या सुना हो? उसके बारे में आपको यहाँ शेयर करना है, कर लेंगे। ख है,
ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोग क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा कोई अन्याय देखा है तो आप उसके लिए फिर क्या क्या कर सकते हो? आपके आसपास के लोग क्या क्या कर सकते हैं? बताइए। ग है, सच्ची शक्ति दया और अन्याय में है। सच्ची जो शक्ति है दया और अन्याय में है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस कथन पे हम आपको विचार लिखवा सकते हैं, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ वो लिखिएगा। देखो, मेरे अनुसार असली ताकत वह है जो किसी को दबाने में नहीं, उसका सहारा देने के काम आए। दया से हम लोगों का विश्वास जीतते हैं और न्याय से उनका सम्मान। जो व्यक्ति या समाज दूसरों के साथ निष्पक्षता और करुणा से व्यवहार करता है वह लंबे समय तक मजबूत और सम्मानित बना रहता है। शक्ति का अर्थ बल या धन नहीं बल्कि इंसानियत और न्यायप्रियता है। मेरे अनुसार असली ताकत वह है जो किसी को दबाने में नहीं, उसका सहारा बनने में है। ठीक है। दया से हम लोगों का विश्वास जीतते हैं, न्याय से उनका सम्मान। जो व्यक्ति या समाज दूसरों के साथ निष्पक्षता और करुणा से व्यवहार करता है वह लंबे समय तक मजबूत और सम्मानित बना रहता है। शक्ति का अर्थ सिर्फ बल या धन नहीं बल्कि इंसानियत और न्यायप्रियता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर घर की कहानी। क्या आपको आपके घर की कहानी पता है? उसे कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसे बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए? चलिए अपने घर की कहानी की खोजबीन करते हैं। अपने घर के बड़े बूढ़ों से उनके बचपन के घरों के बारे में साक्षात्कार लीजिए, इंटरव्यू लीजिए। आज आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें वे कब से रह रहे हैं, इसमें आने के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में भी बातचीत कीजिए। कक्षा में अपनी अपनी कहानियाँ साझा कीजिए। भैया अपनी अपनी कहानियाँ बताओ, क्लास में सबके साथ शेयर करो। ठीक है, खुद कर लेंगे। आपके घर में मतलब बड़े बूढ़े इस घर में कब आए थे, कैसे बना था, क्या क्या हुआ था, सारा कुछ। चलो नेक्स्ट वी हैव न्याय और करुणा से जुड़ी सहायता। न्याय और करुणा से जुड़ी जी सहायता। देखेंगे इसमें क्या है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। कहानी के इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए नागरिक शिकायत प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बारे में अपने घर और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। जैसे सार्वजनिक शिकायत सुविधा भारत सरकार की इस वेबसाइट पर सभी भारतीय केंद्र या राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से जुड़ी सहायता कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर भारत की 22 भाषाओं में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। एक लिंक है जन सुनवाई। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जन सुनवाई जैसी सुविधाओं को प्रारंभ किया हुआ है। इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट एक लिंक है आफ्टर देन सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं। भारत सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट का उपयोग किया जाता है। फिर एक और है नीचे eShramGovernment.in का। ठीक है, तो बच्चे आपको ये सारी लिंक दी हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया है। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले। सो द बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आज की पहेली। आज की पहेली में देखेंगे नीचे दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाए। जैसे ट क र ई ओ टोकरी, य आद याद, इल वक इलाका, झ ओ ई पड़ी झोंपड़ा, ज द आ म ई र जमींदार, त आ ई ओ कल तौलिया बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास खत्म हो गया। खोजबीन के लिए है बच्चे हमारे पास, खोजबीन के लिए एक एक्टिविटी जैसा। देखें इसमें क्या है। हमारे देश में हजारों सालों से कहानियाँ सुनी सुनाई जाती रही हैं। सैकड़ों साल पहले लिखी गई कहानियों की पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं।
ऐसी ही एक अद्भुत पुस्तक हितोपदेश है, जो आज भी विश्व में मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त के उद्देश्य से पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय से हितोपदेश की कहानियों की पुस्तक खोज कर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। सुना देंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी वर्क है, तो एक्टिविटी वर्क्स तो बच्चे आपको खुद से ही करने हैं। क्लियर? चलिए, समझ आ गई चैप्टर। इसके साथ बच्चे हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप बच्चे ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे आप अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ज़रूरी थोड़ी कि सारे कमेंट सेक्शन में सिर्फ डाउट ही डाउट आए। समझ में आ गया तो कॉम्प्लीमेंट कमेंट भी तो आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर का हम इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।